Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में लाइट चैप्टर्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, लाइट के बारे में पढ़ा था और लाइट के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी स्पीड, उसका वैक्यूम में ट्रैवल करना, उसका किसी मीडियम में ट्रैवल करना और भी सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप में से किसी ने भी लाइट के बेसिक्स इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज जो कह सकते हैं उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि मैं हर बार हर क्लास में ये सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है, या कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस चैप्टर की खासियत जान जाए, उस चैप्टर के सिस्टमेटिक वे में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं उनके बारे में एक मैपिंग कर लें और तभी उस चैप्टर को स्टार्ट करें। ओके, तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में लाइट के जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली चैप्टर में ही ये बात क्लियर कर दी गई है, चैप्टर के नेम में ही ये बात क्लियर कर दिया गया कि हम इस पूरे सिलेबस में यानी स्टैंडर्ड 10th के सिलेबस में लाइट के बारे में सिर्फ लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ही क्यों, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं लाइट की जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह, वो सब क्यों नहीं। तो बेसिकली लाइट दो तरीके से बिहेव करता है, ऐसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था। लाइट को एज अ रे भी कहते हैं, लाइट को एज अ वेव भी कहते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस आप उसे जान जाएं कि कब हम लाइट को एज अ रे कहेंगे। लाइट जो है विजिबल लाइट की अगर बात करें तो उसे हम रे भी कहते हैं और उसे हम वेव भी कहते हैं, यानी लाइट बिहेव एज अ रे, लाइट बिहेव एज अ वेव। अब आपको ये थोड़ा वर्ड अजीब सा लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी में चूँकि इसका जिक्र है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। वहाँ भी यही बातें कही गई हैं कि इसके बारे में हम लोग हायर क्लास यानी स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे, बट फिर भी छोटा सा टेक्निकल टर्म के बारे में आप क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं। रे तब कहते हैं लाइट को जब उस वक्त जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, स्ट्रेट लाइन पाथ यानी जब लाइट का जो पाथ है, यानी लाइट का जो ट्रैजेक्टरी पाथ है, मूव करने की जो पाथ है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो उस वक्त लाइट को एज अ रे बिहेव करते हैं, ठीक है। और जब लाइट रे एज अ स्ट्रेट लाइन नहीं, रेदर कि वो अपने रास्ते में बेंड भी करती है और अलग अलग रास्ते में घूमते मतलब बेंड करते हुए आगे की ओर ट्रेवल करती है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, नॉट इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा भी होता है जो आप हायर क्लास में जाएंगे, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, रेदर वो किसी पार्टिकल से टकराने के बाद अजीब अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाती है, तो उस वक्त हम उसे कहते हैं लाइट एज अ वेव, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, वो लाइट के रे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती हैं। क्या कहा मैंने कि लाइट की जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ लाइट के रेज वाले प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। और जो वेव प्रॉपर्टीज़ है लाइट का, उसके लिए एग्जांपल डिफ्रैक्शन का है जो एनसीईआरटी बुक में डिनोट किया गया है, यानी मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिख रही हूँ। तो क्या कहा मैंने, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 10th में, चूँकि मैंने बार एनसीईआरटी में ये चीज़ आप नोट करेंगे, एनसीईआरटी का आई थिंक ये फर्स्ट पेज में ही दिया, लाइट चैप्टर के फर्स्ट पेज में, कि लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ होती है। आप उसे एक बार रीड कर लें जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दिस। लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइट बिहेव एज अ रे, लाइट बिहेव एज अ वेव। रे बिहेवियर तब कहते हैं जब लाइट अपने पूरी जर्नी में स्ट्रेट चलती है, यानी किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद भी, यानी स्ट्राइक करने के बाद भी वो अगर रिफ्लेक्ट भी करती है तो स्ट्रेटली करती है, या फिर अगर वो रिफ्लेक्ट भी करती है तो स्ट्रेट पाथ पे ही फॉलो करते हुए चलती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रे प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वहाँ पर। और इस पे बेस्ड लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट की जो वेव वाली प्रॉपर्टीज़ होती है उसे आप हायर क्लास में देखेंगे एंड उसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन। जब लाइट वेव के जैसा बिहेव करता है उस वक्त वो ऐसे जब ऑब्स्टिकल से टकराता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं निकलता, रेदर वो अलग अलग डायरेक्शन में बेंड करता हुआ हर जगह मूव करता है, यानी बेंड करता है इस तरीके से कि उसे जिस डायरेक्शन में जो पॉसिबल भी नहीं था, रे के मामले में वो पॉसिबल नहीं था उसका उस तरफ जाना, लेकिन वेव प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वो इम्पॉसिबल डायरेक्शन को भी एक्वायर कर लेता है और उधर की ओर बेंड कर जाता है। तो दैट इज़ जस्ट फॉर हायर क्लासेस, बट आपको यहाँ पर लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यानी रे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। यानी अब जहाँ कहीं भी इस तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन रिप्रेजेंट द रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या कहा मैंने, आप इस पूरे चैप्टर में जब भी लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एंड और नंबर ऑफ लाइन्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स आप रिप्रेजेंट ना भी करें तो भी चलेगा, बट लाइट को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज काफ़ी था आपके लिए, आप इसे नोट कर लें।
light ray behaved as ray, behaved as wave. When it behaved as ray, कब उसे कहेंगे कि वो रे के जैसा बिहेव करता है? जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करता है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. द सिमिलरली लाइट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव. एंड जब वो वेव के जैसा बिहेव करता है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे पाथ ट्रैवल नहीं करता है और बेंड करके किसी ऐसे डायरेक्शन में भी चला जाता है जिसका जो रे के बेसिस पर पॉसिबल नहीं था. तो ऐसे ऑब्स्टिकल से टकराता है कि वो अलग डायरेक्शन में घूम कर निकल जाता हो, तो उसे हम कहते हैं वेव प्रॉपर्टीज़. एंड दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मान लें कि अगर आप किसी कमरे में लाइट ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे ये कि कमरे के जस्ट बाहर अगर कमरे में लाइट आपने ऑन किया तो उस कमरे में लाइट वो स्प्रेड करता ही करता है. साथ ही साथ कमरे के बाहर अगर कोई हॉल है और वो डार्क ही क्यों ना हो, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा लाइट का मतलब प्रेजेंस वहाँ भी दिखता है. एंड दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. यानी लाइट उस जगह पर भी चला गया जहाँ पर वैसी पॉसिबिलिटी नहीं थी. क्या कहा मैंने? एग्जांपल सबसे अच्छा जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि साइंस के कोई भी टॉपिक को कवर करने के लिए, साइंस की कोई भी टॉपिक को समझने के लिए बेसिस इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसे अपने डेली लाइफ में कहाँ एग्जाम्पल वो देख पाते हो. डेली लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन तो आप जानते ही हो, मिरर वगैरह में ये सब आएगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल मिल जाएंगे. बट डिफ्रैक्शन की एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी हॉल के सामने कोई एक कमरा है, कमरे पे आपने लाइट ऑन किया है, बाकी हॉल में भले ही डार्कनेस है, आपने हॉल में एक भी लाइट बल्ब ऑन नहीं किया है, बस अपने कमरे में लाइट को ऑन किया है, तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि सिर्फ कमरे तक ही वो लाइट सीमित होता है. भले वो लाइट बल्ब जो है वो कमरे में है, रूम में है, बट फिर भी उसका कुछ इफेक्ट कमरे के बाहर भी जाता है. यानी किसी ऐसे डायरेक्शन में जा चुका है वो लाइट जहाँ पर एज अ रे वो पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो यानी कमरे के बाहर भी हॉल में कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट की लाइट पड़ती है. दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. एंड दैट फेनोमेनन जहाँ लाइट अपने आप चला जाता है, जहाँ से पॉसिबल था नहीं उसका जाना, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. डन. तो आप ये हायर क्लास में पढ़ेंगे. आई थिंक यहाँ तक के लिए बहुत है, एनफ है. आज हम स्टार्ट करने जाते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट. चैप्टर को दो हिस्से में बांटा गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट में. रिफ्लेक्शन पार्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ पर हम लाइट की वो प्रॉपर्टीज़, यानी यहाँ सबसे पहली बात कर दी जाए, ये लाइट की जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये किस प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है? रे प्रॉपर्टी को. डन. रिफ्लेक्शन मैंने लास्ट क्लास में इसका डिफिनेशन लिखवाया था. whenever light travels in such a way that when it strike to any object it bends to the same path. यानी स्ट्राइक करने के बाद वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल पे वो क्या हो जाती है? उसी मीडियम में लौट जाती है. देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वहाँ पर बताया था कि लाइट के रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि लाइट जिस भी सरफेस से स्ट्राइक करे वो सरफेस का नेचर रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए. दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तभी लाइट स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी? उसी मीडियम में लौट जाएगी. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए आपको करना क्या है? सरफेस का एक पार्ट को आपको हाईली पॉलिश्ड करना है. आप जितने अच्छे तरीके से परफेक्टली पॉलिश करेंगे आपको उतना ही परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे ही आपको मिलेगा, यानी आपको जैसे इसको पॉलिश करते हैं, दैट पॉलिश सरफेस, जिस सरफेस को आप पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट सरफेस को हम कौन सा सरफेस कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. लाइट अपना रिफ्लेक्टिंग नेचर किस सरफेस पे दिखाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे दिखाता है. यहाँ मैंने एक डैश लाइन से ड्रॉ किया है एक नॉर्मल, जहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए. लाइट का पहला लॉ कहता है जो लाइट यहाँ पर आती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रे दिखा, जरूरी कि आप हमेशा लाइट के एक ही सिंगल रे को दिखाएं, आप नंबर ऑफ रेज भी दिखा सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाइट को दिखाया, इसके लिए यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, है ना. अगर इस लाइट को यहाँ दिखाया जाए, समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने यहाँ पर थ्री नॉर्मल्स दिखाया है और 3 इंसिडेंट रे दिखाए, यानी मैंने यहाँ टोटल 3 रेज दिखाया है लाइट का. दिस इज द लाइट बीम. लाइट बीम वर्ड का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ लाइट रेज. नंबर ऑफ लाइट रेज. अब किसी सरफेस पे एक ही लाइट रे पड़े ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ लाइट रेज वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे. ये रेज हैं, लाइट के क्या हैं? रेज हैं. ये सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं और जितने एंगल, यानी सरफेस पे जब वो टकराते हैं तो एक नॉर्मल से वो कुछ सर्टेन एंगल बनाते हैं. दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्योंकि जो आने वाली रे होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. आने वाली रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. ठीक है, और जो इंसिडेंट्स के बाद, जो स्ट्राइक करने के बाद जब वो मीडियम में लौटती है उसे हम रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं.
टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर के टर्मिनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है जस्ट ये बताने के लिए कि लाइट रे जितने एंगल बनाकर इस सरफेस पे गिरती है, नॉर्मल से जितनी एंगल बनाती है उतने ही एंगल बनाकर वो बेंड भी करती है। तो उस एंगल को जो नॉर्मल से वो बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड जितने एंगल पे वो मुड़ जाती है उसी मीडियम पे उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 3 रेज इसलिए दिखाया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ज़रूरी नहीं कि रिफ्लेक्शन के दौरान सिर्फ एक लाइट रे स्ट्राइक करेगा, नंबर ऑफ लाइट रेज भी स्ट्राइक करते हैं जिसे हम लाइट बीम कह सकते हैं। डन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर अब आते हैं। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने वो डिफिनेशन देख लिया। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी मैं यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्स्टिकल इफ इट रिवर्स बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच मीडियम इट कम्स देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन के दौरान ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा रेज दिखाएं, आप नंबर ऑफ रेज दिखा सकते हैं जिसको हम लाइट बीम कहते हैं। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आता हुआ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद जब वो बेंड करती जाती है उसी मीडियम में चली जाती है देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये बताने के लिए कि जितनी एंगल बनाकर वो गिरती है उतने ही एंगल बनाते हुए वो बेंड भी करती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसलिए नॉर्मल दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लॉज है रिफ्लेक्शन का, यानी रिफ्लेक्शन जिस लॉज पे बेस्ड है उस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जितने एंगल पर वो आती है उतने ही एंगल बनाते हुए वो उसी मीडियम में लौट भी जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल बनाना ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सबसे पहला है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ऑल दीज 3 लाइन्स आर मीट एट द सेम पॉइंट दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा मैंने, मैं यहाँ पे लॉज लिख दे रही हूँ। सबसे पहला लॉ है ऑल द कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा मैंने, ऑल द 3 लाइन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी आपको ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किस सरफेस पे मिलने जा रहा है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यू ऑब्टेंड एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसे हम एज अ ओ दिखा यानी पॉइंट ओ से दिखा सकते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन। आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ क्लियर हो चुका होगा। फिर से मैंने बता दिया, रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट रे जितनी एंगल बनाकर आती है उतनी एंगल बनाते हुए चली भी जाती है, और जब भी एंगल बनाती है तो वो किससे बनाती है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गौर करने वाली बात है। लाइट रे जो एंगल बनाती है वो नॉर्मल के साथ बनाती है, ना कि वो सरफेस के साथ बनाती है। यानी अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि कोई लाइट रे है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 60 डिग्री एंगल बनाती है, क्या कहा मैंने, एक लाइट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि द इंसिडेंट रे मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपको ये एंगल यहाँ ना देके किस तरफ देना है, ये एंगल 30 डिग्री यहाँ देना है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा था, द इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड आगे का क्वेश्चन का पार्ट ये है, देन व्हाट इज इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स गलत भी कर सकते हैं, कोई भी सब स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन की बारीकी को समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वो एंगल किसके साथ बना रहा है, एंगल मेट विथ या एंगल विथ 2 चीज़ें हैं। पहला मैं कह रही हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्वेश्चन ऐसा आया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो लाइन वो जो रे है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, जो मैंने यहाँ दिखाया, जबकि क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट।
तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर 30 डिग्री दे देना है। अगर यहाँ 30 डिग्री देंगे तो वो एंगल किसके साथ एंगल बन जा रहा है, वो नॉर्मल के साथ। बट क्वेश्चन का लैंग्वेज में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो होता है जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, ना कि सरफेस के साथ बनाती है। क्या कहा मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, ना कि सरफेस के साथ। ठीक उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टिंग लाइट नॉर्मल के साथ बनाती है, ना कि सरफेस से। अब आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ क्लियर है, कोई नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है एग्जामिनर को ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना हो, तो वो यही कह सकता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क कर सकता है। क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन को लिख सकता है, अभी मैं दूंगी वो क्वेश्चन को लिख सकता है, इफ द इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन, यानी रिफ्लेक्टिंग प्लेन के सरफेस से वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, देन व्हाट विल बी इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन के लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, जबकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा गया, और जब भी हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तो हम वो एंगल किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये बहुत ईजी है, बट ईजी नहीं है, ईजी ही है बट थोड़ा सा फोकस करने की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बहुत कोई यानी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट इसको 30 डिग्री एंगल देकर चले आएंगे। आई का वैल्यू क्या देंगे, 30 डिग्री, जो कि गलत होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा यहाँ पर, अगर ये 30 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट द सरफेस ऑफ द प्लेन। डन। आई होप ये फर्स्ट लॉ आपको क्लियर होगा। अब सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें। दिस इज़ द पॉलिश सरफेस, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट रे आई एंड नॉर्मल अपने आप में आपने इमेजिनरी लाइन मान लेना है। इस लाइन को आपने इमेजिनरी मान लेना है, ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है। और इस नॉर्मल से टकराने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही। इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल जब आई, मतलब लाइट जब इंसिडेंट रे आई, वो नॉर्मल के साथ, इसको हम लोग नॉर्मल दिखा दे रहे हैं, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन that is angle R, both are equal, दोनों ही क्या है, इक्वल है। यानी इस लॉ से एंगल I इक्वल टू एंगल R। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो से कंपेयर किया जाए सेकंड वीडियो तक, तो हमने सबसे अगर फोकस बात की जाए सिर्फ रिफ्लेक्शन की, इंट्रोडक्शन की बातें छोड़ दें क्योंकि वहाँ तक आपको नॉलेज आई होप की हो चुकी होगी। तो अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन लाइट की वो प्रॉपर्टीज़ है जहाँ लाइट अपने रे बिहेवियर को दिखाता है, वेव बिहेवियर को नहीं। तो लाइट अपने रे बिहेवियर को दिखाता है, उस पर बेस्ड एक प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आप हो सके तो आप नोट कर सकते हैं स्लो करके, वीडियो को फास्ट करके, जैसा आपको दिल करे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे फोकस करें, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली सिलेबस वाइज, स्कोर वाइज, पैटर्न वाइज जो सबसे पहला पार्ट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो सबसे पहली बात की जाए तो सबसे पहली बात ये होती है कि लाइट अपने रे बिहेवियर को जहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी विच इज़ बेस्ड ऑन द रे बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, एंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रे, यानी वो बिहेवियर जहाँ पे लाइट स्ट्रेट मूव करता हो। डन। सेकेंड पॉइंट ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है, the phenomenon where when light strike to any reflecting surface, the most important thing is reflecting surface, ठीक है। when light strike to any reflecting surface, then after reflection it reverse, then strike to any surface, reflecting surface, then it
bends to the same medium and with the same angle, ठीक है। Reflection phenomenon, reflection is the phenomenon where light when strike to a metal when strike to a reflecting surface, when strike to a reflecting surface, then it reverses back to the same medium from which it is comes with the same angle, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि ये रिफ्लेक्शन जो फिनोमिनन है वो किस लॉज पे बेस्ड है, तो उसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिनन बेस्ड ऑन टू लॉज। द फर्स्ट इज ऑल द थ्री लाइंस दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो स्ट्राइक करने से स्ट्राइक के लिए आ रही है सरफेस की तरफ। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो स्ट्राइक करके लौट रही होती है मीडियम की तरफ। क्या कहा मैंने? इंसिडेंट रे वो रे है जो मीडियम से आ रही है सरफेस पे स्ट्राइक करने के लिए, और रिफ्लेक्टेड रे वो रे है विच रिवर्स बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड नॉर्मल इज जस्ट द इमेजिनरी लाइन, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल लाइन। यानी आप ऐसा नहीं मानने कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ है, नहीं, इट इज़ जस्ट इमेजिनरी लाइन जो आपको इमेजिन करनी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट है कि ऑल दी थ्री लाइन्स, दैट मीन इंसिडेंट रे इज अ लाइन, reflected ray is second line, and normal is the third line. All these lines lies at the same point, meet at the same point, ऐसा भी कह सकते हैं, वो एक पॉइंट पर लाई करता है, and that point is called point of incidence, जिसे हमने O से दिखाया, point of incident। सेकेंड लॉ कहता है जितना एंगल बनाकर इंसिडेंट रे आती है, यानी इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल I एंड रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग एन एंगल R, ये दोनों ही एंगल, रिमेंबर करें इस बात को, दोनों ही एंगल कौन सा एंगल है जो वो नॉर्मल से बनाती है, ना कि किससे, सरफेस से बनाती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद दिस एंड दैट, तो प्लीज़ उस लाइन पर गौर ज़रूर करना कि यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल किसके साथ का दिया हुआ है, क्या वो नॉर्मल के साथ का एंगल दिया हुआ है या फिर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ का दिया हुआ है। जो भी किसी का एंगल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, तो अगर ये I है तो आप इसे क्या कहेंगे, 90 माइनस I, इस एंगल को क्या कहेंगे, 90 माइनस R, डन। यानी अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस, तो आप उसे क्या कहेंगे, अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये क्या होगा, 60 डिग्री। इट इज़ वेरी सिंपल, यानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, जिसका मैं डिफिनेशन लिखवा दूंगी, वो एंगल नॉर्मल के साथ होता है, सरफेस के साथ नहीं होता है। सरफेस के साथ बनाया हुआ इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट सिर्फ वो एंगल कहलाता है जो वो नॉर्मल के साथ बनाता है, डन। ठीक उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल कहलाता है जो वो सिर्फ नॉर्मल के साथ बनाता है, डन। अब मैं लास्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिखवाती हूँ। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लें। अभी हम छोटा सा टर्म पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे डिनोट करते हैं हम एंगल I से, और इसे डिनोट करते हैं हम एंगल R से, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप द एंगल मेड बाय, या द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the incident ray and the normal on the reflecting surface, नॉर्मल जिसे हम n से डिनोट करते हैं, on the reflecting surface. The angle between the incident ray and the normal, between incident ray and the normal on the reflecting surface. नॉर्मल किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। नॉर्मल क्या है, कोई पूछे नॉर्मल क्या है, आप अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, नॉर्मल इज जस्ट एन imaginary line drawn on the surface, या ऐसा लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, ये जस्ट एक नॉर्मल एक जस्ट इमेजिनरी लाइन है जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी लिख सकते हैं। बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे लास्ट ही हम लोगों ने पढ़ लिया एंगल I और एंगल R के बारे में।
आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन, एंगल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज। तो आज यहाँ तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।